अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन के बारे में आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि किसी एसेट को या किसी कंपनी को गवर्नमेंट के सुपुर्द कर देना, यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर कर देना नेशनलाइजेशन कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर बैंक्स को गवर्नमेंट की तहवील में दे दिए जाए, सरकारी तहवील में दे दिए जाए, तो वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहलाएगा। तो सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है नेशनलाइजेशन की? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। सबसे पहला एडवांटेज क्या हुआ कि उधार के पैसे जो हैं वो इंसाफ के साथ फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए। पहले बैंक्स क्या करते थे कि अपने रिश्तेदारों को कर्ज देना प्रेफर करते थे, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो असर रसूख से कोई पार्टी आ जाती थी लोन लेने, तो उसको कर्ज़ा दे देते थे। यानी कि ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी, स्पेकुलेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था, और जो पैसा था वो चंद लोगों के हाथों में ही कंसंट्रेट होके रह गया था। इस वजह से नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया ताकि जो पैसों की या क्रेडिट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर हो सके। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरू में क्या था कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक ने प्रोवाइड किया, ये बहुत बेनिफिशियल रही फॉर द इफेक्ट्स ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मुल्क के बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए ऑल द बैंक्स ओपन देयर न्यू ब्रांचेस एंड वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट आल्सो इंक्रीज मेन फोल्ड। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक। कहते हैं कि ये कुछ सबूत है। नंबर ऑफ बैंक और ब्रांचेस 1974 में 2906 थे, और नंबर ऑफ ब्रांचेस 1989 के अंदर जाके 7188 हो गई। टोटल डिपॉजिट्स जो थे वो 1 जनवरी को 14283.2 मिलियंस थे, और ये 1989 के अंदर जाके 2,20,661.1 मिलियन हो गए। इसी तरीके से क्रेडिट की कुछ उसने वैल्यूएशन बताई है कि पहले जो उधार पे पैसा दे रखा था वो 1,01,82.6 मिलियन था। बाद में ये 1,69,896 मिलियन पे जा पहुंचा। चेक ऑन इंडस्ट्रियल मोनोपलीज। बैंक्स ने क्या किया था? बिफोर नेशनलाइजेशन influential person managed to get huge loan from the banks, and these were sued to set up monopoly in the industries। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा कर्जा ले लेते थे बैंक से, और वो पैसा यूटिलाइज करते थे, और उसका नुकसान क्या हुआ था कि मुल्क के अंदर उनकी मोनोपली हो गई थी। उन इंडस्ट्रीज़ को मुकम्मल तौर पर इजारादारी हासिल हो गई थी। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। इंडस्ट्रियल मोनोपलीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना स्टार्ट कर दिया। उनको पैसे लिमिटेड फॉर्म में, क्योंकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी मनी की, तो उनको पैसे फेयर तरीके से मिलना शुरू हो गए, और मुल्क के अंदर से मोनोपलीज़ जो थी इंडस्ट्रीज़ की वो कम होना स्टार्ट हो गई। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो बैंक्स नेशनलाइज हुए तो गवर्नमेंट ने फिर ज़राअत के सेक्टर को भी फोकस करना शुरू किया, और इनको भी कर्ज़े देने स्टार्ट किए ताकि वो बहुत से इक्विपमेंट्स, आलात, ऐसे बीज, खादें वगैरह जो फार्मर्स हैं वो ले सकें, और उस पैसे से को यूटिलाइज़ करके एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बना सकें। बेनिफिट टू बैंक एम्प्लॉइज़। बैंकिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी जॉब सिक्योर हो गई। शुरू में क्या था, नेशनलाइजेशन से पहले प्राइवेट ओनर थे, वो बैठे बैठे लोगों को जॉब से फ़ारिग कर देते थे, और उनके पास फिर रोज़गार का ज़रिया अचानक से पॉसिबल नहीं होता था। जब नेशनलाइज किया गया इन बैंक्स को तो उनकी जॉब्स भी सिक्योर हो गई। एलिमिनेटिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिनसे तरक्की नहीं होती थी लेकिन वो बैंक्स बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे, खर्चे कर रहे थे, उन खर्चों को ख़त्म कर दिया गया। जैसे हमने पढ़ा था, कॉजेज़ के अंदर पढ़ा था
कि फ़ॉरेन टूर के लिए ब्रांचेस के हेड बहुत ज़्यादा जाते थे। वहाँ छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा खर्च करके दूसरे मुल्क में अपनी ब्रांच की लुक आफ्टर के लिए चले जाते थे, वहाँ पे एक्सपेंस वगैरह होता था। इस तरह के तमाम ऐसे अखराजात जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो एलिमिनेट हो गए नेशनलाइजेशन की वजह से। फिर क्या हुआ कि जो हमारे वर्कर्स थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो गया कि वो अपनी बहुत सी खिदमात लोगों को प्रोवाइड कर सके। ये नेशनलाइजेशन का एक और एडवांटेज था। कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ क्रेडिट, पैसों के उधार की सप्लाई के ऊपर कंट्रोल बनाया गवर्नमेंट ने। वो किस तरीके से? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरीके से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो पॉलिसीज़ वॉच ओवर की जाती हैं फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी एंड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इट। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से स्टार्ट हो गई। इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस, दूसरे ममालिक के अंदर ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ाई गई। और प्रीवियसली बहुत सी ऐसी ब्रांचेस थी जिनको नुकसान हो रहा था, लेकिन सिचुएशन ये जो लॉस में जा रही थी उनकी सिचुएशन भी ग्रेटली इम्प्रूव हो गई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के बाद। साउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि बैंक्स पहले प्राइवेट थे, उनकी लुक आफ्टर भी प्राइवेट लोग ही करते थे, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अप्लाई नहीं करते थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर नहीं करते थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब ये नेशनलाइज हो गई तो इससे फिस्कल पॉलिसीज़, मॉनेटरीज पॉलिसीज़ जो कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ SBP की बनाई हुई होती हैं, ये तमाम जो पॉलिसीज़ हैं ये उनके ऊपर अप्लाई करना बहुत आसान हो गया था। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़, बैंक्स ने नेशनलाइजेशन के बाद पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था। एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ गई थी। द डिपॉजिट्स वर फुली श्योर अबाउट द सिक्योरिटी, डिपॉजिटर को पक्का यकीन होता था कि हमने जो पैसे जमा करवाए हैं वो बैंक में सेफ रहेंगे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर हो गया था। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार के मौके मिले बहुत ज़्यादा। डेवलपमेंट हुई बैकवर्ड एरियाज़ की, जो कि बैकवर्ड एरियाज़ थे उनको भी बैंकिंग सेक्टर ने फोकस किया, उनको कर्ज़े दिए और उसका ये फ़ायदा हुआ कि बैकवर्ड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और इस सब से हमारे मुल्क की मईशत की बहुत ग्रोथ हुई। नेशनलाइजेशन इंक्रीज द रिसोर्सेज ऑफ स्टेट, द गवर्नमेंट वाज इन बेटर पोजीशन टू अंडरटेक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दिस फॉस्टर मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।